अस्सलाम वालेकुम। आज 5 बजे के बुलेटिन में कहेंगे आपको खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ महानूर रशद और मैं हूँ लियाबत। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे तहरीक इंसाफ हुकूमत के 3 साल दौर में बढ़ती हुई महंगाई से अवाम की मुश्किलात मजीद बढ़ गई हैं। मुआशरे का हर तबका ही महंगाई के गिले शिकवे करता नजर आ रहा है। आज न्यूज के नुमाइंदे राजा हबीब गुजरांवाला के दाल बाजार में शहरियों के साथ मौजूद हैं। आइए उनसे तफसीलात जानते हैं। जी राजा हबीब बताएगा। जी बिल्कुल, तमाम तर दावों और इकदामात के बावजूद 3 साल हुकूमती दौर में पीटीआई की जो गवर्नमेंट है वो महंगाई के जिन को कंट्रोल नहीं कर सकी। यहाँ अशिया खुर्दोनोश, आटा, चावल, घी, चीनी, दालों, मसाला जात, सब्जियों, फलों, दूध, दही और गोश्त की कीमतों में होशरुबा इजाफा जो है वो देखने में आ रहा है। यहाँ पर खासकर पेट्रोलियम मसनूआत, बिजली, गैस के बिलों में आए रोज के इजाफे से न सिर्फ गरीब आदमी, मतवस्त तबके के लोग, तनख्वाहदार जो हैं वो बुरी तरह परेशान हैं, बल्कि अब तो जो अमीर लोग हैं वो भी इस हवाले से इंतहाई परेशान दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आप भाई बताएं, महंगाई से आम आदमी कितना परेशान हुआ है? वो तो बहुत ज्यादा परेशान हो गया, क्योंकि ये जो महंगाई है, घी कितना महंगा हो गया, चीनी कितनी महंगी होगी, आटा कितना महंगा हो गया। ये कंटेनर पे खड़े होकर कहता था जिसकी हुकूमत में $1 ₹1 ऊपर या नीचे होना वो हुकूमत करप्ट होती है। और अब क्या हो रहा है, इससे पूछें। ये कहा था जिसकी हुकूमत में आटा महंगा हो वो हुकूमत करप्ट है, वो वजीर आजम करप्ट है। जिसकी हुकूमत में चीनी, घी महंगा हो, गैस महंगी हो, वो वजीर आजम करप्ट है। मुझे बताएं, चीनी कितनी महंगी हुई है, आटा कितना महंगा? महंगी हो गई, आटा भी, चीनी भी, घी भी, गोश्त भी, हर चीज महंगी हो गई है। कोई खाने की चीज नहीं मिलती। अच्छा, आप बताएं जी, महंगाई के हवाले से क्या कहेंगे? जितनी महंगाई हुई है, गरीब आदमी इससे किस हद तक मुतासर हुआ है? गरीब आदमी मर गया। गरीब ने क्या लेना है? 320 रुपए घी है, चीनी जो 110 रुपए किलो है। गरीब आदमी कहाँ जाएगा? तो तनख्वाहदार आदमी है, उसका खर्चा नहीं पूरा, गुजारा नहीं हो रहा। हर चीज महंगी है, डबल सब्जियां, दालें, चीनी, हर चीज महंगी है। आम आदमी बड़ा परेशान है जी। आम आदमी जिन्हें 500 रुपये का खर्चा लैके जाना, उन्हें 500 रुपया रस्ते च लग जाना, घर की खड़ेगा जी। चीनी की कीमतों में होशरुबा इजाफा जो है वो इन दिनों में देखने में आ रहा है। खासकर चीनी जो है वो आम गली मोहल्लों में तो 120 रुपए किलो तक पहुंच गया, और यहाँ जो होलसेलर है उनके मुताबिक आने वाले दिनों में मजीद कीमत जो है वो बढ़ेगी। अब एक होलसेलर दुकान पर हम मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि चीनी की कीमतें बढ़ने की क्या वजूहात है। सर जी, ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ 9700 ਰੁਪਏ ਸੀ ਮਿਲ ਦਾ, ਤੇ ਮਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਫੌਰਨ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਟਾਈਮ 10300 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਹੈ, 100 ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 5200 ਰੁਪਏ ਤੋੜਾ ਪਿਆ ਵਿਕਦਾ। 104 ਰੁਪਏ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੀ है ਹੁਣ चीनी की ये रेट बढ़ने की वजह क्या है? वजह जो मिलों की वजह है, बस मिलों वाले रेट बताते हैं, अपनी मर्जी से रेट कर देते हैं बस। 105 रुपए 4 रुपए बाजार में बिक रही है, ठीक है। और उसके बाद ये 2-3 दिन में जो है ना वो 5 से 10 रुपए किलो बढ़ी है, ठीक है। अभी इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है, पहले ऑलरेडी हमारे पास जो 2 माह रह गए हैं ना, इसके लिए हमारे पास चीनी थोड़ी थी, और इसके बाद जो है ना हमें अफगानिस्तान देनी वो भी उधर भी जा रहा है माल हमारा स्मगलर होके, तो इसलिए चीनी का रेट जो ना अप हो रहा है। और ये आइंदे 2-3 दिन तक ये ना 55 रुपए की 110 रुपए की मिल वाला बेचेगा। तो मार्केट में आम लोगों को किस भाव चीनी मिलेगी? वो 130 रुपए हो जाएगी रिटेल, यानी कि अभी 120 है तो रिटेल में 130 रुपए हो जाएगी। 130 रुपए हो जाएगी। कुकिंग ऑयल के जो होलसेलर हैं उनके पास चलते हैं, उनसे बात करते हैं कि कुकिंग ऑयल का इस वक्त मकामी जो तैयार होने वाला कुकिंग ऑयल है उसकी क्या कीमत है फी लीटर, और जो मल्टी ब्रांड कुकिंग ऑयल है उसके रेट क्या है इस वक्त फी लीटर। बजट से लेकर अब तक कुकिंग ऑयल की कीमतों में, घी की कीमतों में कितना इजाफा हुआ है? वो तकरीबन मेरे ख्याल में तो 20 रुपए हो गया। 20 रुपए लीटर भी, किलो पर केजी कह लें, लीटर कह लें, बात एक ही है। अच्छा, इसको किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है? हुकूमत कह रही है कि हर चीज कंट्रोल में है, तो कितनी की कंट्रोल में और किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है? हुकूमत कंट्रोल करना चाहे ना, कोई भी हुकूमत कंट्रोल कर सकती है। हुकूमत चाहती ही नहीं कि हम कंट्रोल करें। अगर कंट्रोल करने वाली चीज है क्यों नहीं होती? होती नहीं है। जो बड़ी बड़ी मिलों वाले हैं उनसे तो गवर्नमेंट डरती ही है, बातें ही नहीं करती। जो हमारे जो गरीब आदमी हैं जिन्होंने बच्चों का पेट पालना है, छोटे छोटे दुकानदार हैं, उनको हुकूमत जुर्माने कर देती है, वो बेचारे
ایک جانب महंगाई में आए रोज इजाफा तो दूसरी जानब पेशावर बाचा खान चौक का सस्ता बाजार बंद हो गया। सस्ता बाजार की बंदिश की वजह से दूर दराज से सस्ती अशियाए खुर्दनोश लेने के लिए आने वाले शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जो हमारे मिडिल क्लास से ताल्लुक रखने वाले अवाम है, गरीब लोग हैं, उनके लिए जिला इंतजामिया ने एक सस्ता बाजार यहाँ पे मुतारिफ कराया था, लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि वो सस्ते बाजार जिला इंतजामिया की तरफ से मॉनिटरिंग और दौर सिर्फ रमजान में हम देखते हैं, वो भी चंद दिनों के लिए, लेकिन ऐसा जो आवाम को चाहिए जो सहूलियात वो इस बाजारों में नहीं दस्तयाब। अगर ये दोबारा फिर शुरू हो जाए तो लोगों को, गरीब लोगों को फायदा हो जाएगा। सस्ता बाजार क्यों कामयाब होगा जब माफिया उसको कामयाब नहीं होने देता है ना। माफिया इसको जो है ना, और हुकूमत जो है ना सिर्फ बनाता है ना, हुकूमत चीज को बनाता है ना, लेकिन फिर उसका चेक बैलेंस नहीं होता है। बाजार इंचार्ज मोहम्मद सईद के मुताबिक सस्ते बाजार में तमाम अशियाए खुर्दनोश कम कीमत पर दस्तयाब थीं। ताम बाजार की जगह मुनासिब न होने के बायस दुकानदारों को नुकसान का सामना था, जिसकी वजह से अब कोई दुकानदार यहाँ आने को तैयार नहीं। इधर तो जो बना है ना, इधर गाहक नहीं आता है, इसी वजह से बंद है। लेडीज तो बिल्कुल नहीं आता है। अगर ये इसका फ्रंट आगे हो जाता है ना तो सब लोग को नजर आएगा। अभी जो लोग इधर जाता है वो बोलता है दीवार है, उसको नजर नहीं आता है कि ये मार्केट है। शहरियों और दुकानदारों ने जिले इंतजामिया को बाजार दोबारा शुरू करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन सईद अख्तर के साथ अजम रहमान, आज न्यूज पिशावर। जलालपुर पीरवाला में रेस्क्यू 1122 के पास नई एम्बुलेंसेज न होने से मरीजों की मुंतकली शदीद दुश्वारी का सामना है। मजीद बताएंगे आज न्यूज के नुमाइंदे मुजफ्फर अयाज। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जलालपुर पीरवाला में, जो 7 लाख से ज्यादा की आबादी पर मुश्तमिल है तहसील है। यहाँ रेस्क्यू 1122 की इमारत तो कैंप कर दी गई है और रेस्क्यू अमला भी काम कर रहा है, लेकिन अगर बात करें रेस्क्यू एम्बुलेंसेज की तो रेस्क्यू 1122 की आर्जी तौर पर THQ अस्पताल की जानिब से 3 एम्बुलेंसेज फराम की गई थी, जिन पर रेस्क्यू अमला अपने फरज तो सर अंजाम दे रहा है, लेकिन THQ अस्पताल की जानिब से दी जाने वाली एम्बुलेंसेज की हालत बिल्कुल खराब हो चुकी है, जो कि खटारा हो चुकी है, जिसकी वजह से किसी भी इमरजेंसी में लाए जाने वाले मरीजों को शदीद दुश्वारी का सामना पेश आता है। शहरियों ने रेस्क्यू 1122 को के आला हुकाम से यह मुतालबा किया है कि 7 लाख से ज्यादा की आबादी वाली मुल्तान की सबसे बड़ी तहसील जलालपुर में रेस्क्यू 1122 को जल्द से जल्द नई एम्बुलेंसेज फराम की जाएं, ताकि शहरी सुख की सांस ले सकें और इमरजेंसी की सूरत में मरीजों की नई एम्बुलेंसेज में बर वक्त एहसन अंदाज से रेस्क्यू किया जा सके। जी खैरपुर में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ शहरियों और सिविल सोसाइटी ने एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने सबको हुकाम के खिलाफ नारे लगाए। खैरपुर में सेपको की जानिब से गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ शहरियों और सिविल सोसाइटी ने प्रेस क्लब के बाहर मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने सेपको हुकाम के खिलाफ सख्त नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि गैर एलानिया लोड शेडिंग ने कारोबार को मुतासिर कर दिया है। सिविल अस्पताल हैदराबाद के न्यूरो सर्जरी वार्ड में आग भड़क उठी। आग वार्ड की दूसरी मंजिल में लगी, जिससे हर तरफ धुआं भर गया और मरीजों को सांस लेने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अस्पताल इंतजामिया ने फौरी तौर पर मरीजों को दूसरे वार्ड्स मुंतकिल कर दिया। फायर ब्रिगेड के अमले ने बर वक्त पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग शॉर्ट सर्किट के बाइस लगी। बुलेटिन में शामिल करेंगे एक ब्रेक। आज के साथ रखिए। वेलकम बैक। अभी आपको अहम खबर देंगे। सिंध हुकूमत ने 9वीं से 12वीं जमात के तलबा के लिए भी वैक्सीनेशन लाजमी करार दे दी है। इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। मजीद जानेंगे आज न्यूज के नुमाइंदे कामरान शेख से। कामरान बताएगा नोटिफिकेशन में क्या कहा गया है। बिल्कुल मानूर, नोटिफिकेशन के मुताबिक सिंध में 9वीं से 12वीं जमात के जो तलबा तालबात हैं उनकी वैक्सीनेशन का अमल स्कूल में किया जाएगा, लेकिन सवालिया ये है कि 9वीं से 12वीं जमात का जो बच्चा है उसकी उम्र 13 से 14 साल या फिर 15 साल होती है, जबकि NCOC ने जो अप्रूव किया है वो 17 साल के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन अप्रूव की है। सिंध हुकूमत ने फैसला भी कर लिया और उसका बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। हमने सिंध हुकूमत के तर्जुमान और महकमा सेहत से मौका पाने के लिए राब्ता किया था, लेकिन उनका कोई जवाब सामने नहीं आया। ना तो ये बताया जा सका है कि इनको कौन सी वैक्सीन लगाई जाएगी और ना ही ये बताया जा सका है कि ये NCOC की अप्रूवल के बाद ये फैसला किया गया है या NCOC के अप्रूवल से पहले ही ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। महकमा सेहत और महकमा तालीम का मुश्तरका इजलास हुआ था, जिसमें कहा गया था कि तमाम स्कूलों में जो टीमें हैं वो जाएंगी और वालिदैन को एतमाद में लेने के बाद तलबा तालबात को वैक्सीनेशन लगाई जाएगी। जी बहुत शुक्रिया कामरान आपका।
डायरेक्टोरेट ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की टीम ने मुख्तलिफ प्राइवेट स्कूलों का दौरा किया, SOPs पर अमल दरामद और सर्टिफिकेट्स चेक किए। कराची समेत सिंध भर में फिजिकल क्लासेस जारी है। डायरेक्टोरेट ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की टीम ने रजिस्ट्रार रफिया जावेद और मॉनिटरिंग ऑफिसर अखलाक अहमद की सरबराही में मुख्तलिफ निजी स्कूलों का दौरा किया। महकमा तालीम की टीम ने निजी स्कूलों में SOPs, इंतजामिया और असातिज़ा के सर्टिफिकेट्स चेक किए। इस मौके पर रफिया जावेद का कहना था, SOPs की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने वालिदैन से गुजारिश की कि वो स्कूल इंतजामिया से ताउन और वबा के खात्मे में अपना किरदार अदा करें। कहते हैं जान है तो जहान है, इंसान के लिए उसकी सेहत से बढ़कर कुछ भी नहीं। बलूचिस्तान में तिब्बी सहूलियात का फुकदान दूर न हो सका। हुक्मरान दावे करते हैं लेकिन अवाम कहते हैं कि 3 सालों में कोई बड़ा काम नहीं हुआ। मोहम्मद खालिद रिपोर्ट करेंगे। बलूचिस्तान मुल्क का सबसे कम आबादी और बड़े रकबे वाला सूबा है, जहां दीगर शोबों की तरह सेहत का शोबा भी ज़बू हाल है। हमें यहाँ तो पहले कभी तो अमला नहीं मिलता, वहाँ पे कभी बैठे होते हैं और कोई जो सीनियर सर होते हैं वहाँ पे डॉक्टर वगैरह होते हैं वो हमारी बात सुनना नहीं पसंद करते। जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं उनको हम क्योर नहीं कर सकते मुकम्मल तौर पर। हम दे सकते हैं कि कोई पिल्स दे सकते हैं, कोई इंजेक्शन दे सकते हैं, मगर हम उनको क्योर नहीं कर सकते। मुझे हुआ था टाइफाइड, मैं गया सिविल अस्पताल, वो लोग कह रहे नहीं हम लोग टाइफाइड का टेस्ट नहीं करें, सबसे पहले आप जाके पर्ची लिए। बलूचिस्तान में सेहत का कोई वजीर नहीं, ये कलमदान भी वजीर आला के पास है। पार्लिमानी सेक्रेटरी सेहत और दीगर हुक्मरान सब अच्छा ही नहीं बल्कि बहुत अच्छा की गर्दान कर रहे हैं। कुछ चीजें जो पहले नहीं हुई हैं और हम कर रहे हैं, एक तो लेजिस्लेशंस के हवाले से काम ये हुआ है कि 2-3 लेजिस्लेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो हम लेके आए हैं, पहले नहीं हुई हैं। जैसे मेंटल हेल्थ के ऊपर काम हो रहा है। बलूचिस्तान में सेहत की सहूलियात पहले की निस्बत मजीद कम होती चली जा रही हैं। सरकारी अस्पतालों में तो मरीजों का कोई पुरसाने हाल ही नहीं। 3 सालों में मुफ्त इलाज का तस्वुर महाल हो चुका है। कैमरामैन मोहिबुल्लाह के साथ मोहम्मद खालिद, आज न्यूज, कोयटा। उधर पंजाब में कोरोना के वार जारी हैं। लाहौर में मुस्बत केसेस की शरह 10% से तजावुज कर गई। अवाम की एहतियाती तदाबीर की खिलाफ वर्जियां कम न हो सकी। अवाम खतरे के बावजूद बहानों में मसरूफ हैं। तफसीलात हुमा भट्ट की रिपोर्ट में जानिए। कोरोना वायरस पंजाब के बेशतर अफराद को मुतासर कर रहा है। लाहौर में भी केस बढ़ रहे हैं और मुस्बत केसेस की शरह 10.3 पर पहुंच गई। हालात की संगीनी के बावजूद शहरी SOP पर अमल नहीं कर रहे। मास्क बहुत जरूरी है। देखें, हुकूमती सतह पर देखा जाए और इंटरनेशनल कम्युनिटी में देखा जाए तो इसको कहा गया है कि 90% तक अगर वायरस को रोका जा सकता है तो वो मास्क से रोका जा सकता है। मास्क जो है ना जी, ये तो बहुत जरूरी है। हर जगह पे ये बताया जा रहा है कि एक तो सोशल डिस्टेंस रखना है और मास्क पहनना है। बसेस, वैन और रिक्शों में भी मास्क और समाजी फासलों का ख्याल नहीं रखा जाता। शहरी मास्क न पहनने के मुख्तलिफ जवाब बताते नजर आते हैं। मास्क क्या करें लगा के, धूल मिट्टी तो वैसे ही है, बीमारियां खुद और बढ़ रही हैं मास्क लगाने से, कानों में चंडियां पड़ जाती हैं। बगैर मास्क के ठीक है हम। पंजाब में मुस्बत केसेस की शरह 8% है। सरगोदा में 9.9%, फैसलाबाद 7% और मुल्तान में मुस्बत केसेस की शरह 4.1% पर पहुंच गई है। 24 घंटों में कोरोना से मुतासरा 53 अफराद दम तोड़ गए, जिनमें 24 अफराद का ताल्लुक लाहौर से है। हुमा भट्ट, आज न्यूज, लाहौर। जहलुम में कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम जोर शोर के साथ जारी है। 6 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। हर उम्मीदवार अपनी फतह के लिए पुरुमीद है। घर घर जाकर अवाम को वोट देने के लिए मना रहे हैं। मजीद बताएंगे शहबाज बर्ड। जहलुम में कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात के लिए जोड़ तोड़ और गहमा गहमी अरूज पर है। वार्ड नंबर 1 में वोटर्स की तादाद 690, जबकि वार्ड नंबर 2 में 3003 वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। तीनों जमातों के उम्मीदवार हमसे वोट मांगने आ रहे हैं। हम इन्हें पहले देखेंगे किस में सलाहियत है, तो इंशाल्लाह ताला अपना वोट उसी को देंगे। कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, काफ और पाकिस्तान तरीके इंसाफ के उम्मीदवारों के माबैन कांटेदार मुकाबला मतवक्को है। कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन के लिए हमारी मुहिम जो है बहुत तरीके इंसाफ के कैंडिडेट के लिए भरपूर शुरू है, जिसमें वार्ड नंबर 1 में डॉक्टर सलाउद्दीन साहब हैं और वार्ड नंबर 2 में शेख अहमद साहब हैं। और इंशाल्लाह ये दोनों उम्मीदवार हमारी भारी अक्सरियत से तरीके इंसाफ के कामयाब होंगे। 12 सितंबर को होने वाले इंतखाबात के लिए तीनों जमातों के उम्मीदवार भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। कंटोनमेंट बोर्ड जिलम के इंतखाबात में कामयाबी के लिए तीनों जमातों के उम्मीदवार पुरुमीद हैं। मोहम्मद शहबाज भट्ट, आज न्यूज, जेलम। कैंटोनमेंट इंतखाब में शरबत फरोश की एंट्री। नजर मोहम्मद पेशावर कैंट से उम्मीदवार हैं। कहते हैं कि मुंतखब नुमाइंदों ने मायूस किया, खुद अवाम की खिदमत करनी है। पेशावर से कामरान अली की रिपोर्ट देखिए। ये है पेशावर कैंट का शरबत फरोश नजर मोहम्मद।
منتخب نمائندوں سے مایوس ہوا تو نذر محمد نے خود عوام کی خدمت کی ٹانی اور کینٹونمنٹ بورڈ انتخابات میں حصہ لینے کا فیصلہ کر لیا۔ اسی جگہ پر 24 گھنٹے میں اویلیبل رہتا ہوں اور اپنی طرف سے یہی خواہش ہے کہ غریب پسے ہوئے طبقے کی خدمت کے لیے میں نکلا ہوں، اپنی ذات اور مفاد کے لیے میرا کوئی غرض نہیں اور نہ میں کوئی اپنی مفاد کے لیے سوچ رہا ہوں۔ نہ پیسہ ہے نہ شہرت، بس ہے تو عوامی خدمت کا جذبہ۔ اسی عزم کے تحت نذر محمد انتخابی مہم چلا رہے ہیں۔ نذر محمد کے حمایتی بھی ان کی جیت کے لیے پر امید کہتے ہیں کہ نمائندے جیت کے بعد غائب ہو جاتے ہیں، لیکن نذر محمد ہر لمحہ اپنے ووٹرز کو جواب دہ ہوں گے۔ میرے پاس کوئی اخراجات نہیں ہیں، یہ میرے بینر جو آپ دیکھ رہے ہیں، پوسٹر وغیرہ، یہ کارڈ وغیرہ، یہ سب میرے یار دوستوں نے میرے لیے بنوا کر دیے ہوئے ہیں۔ اس کے پہلے جس کو ہم نے سپورٹ کیا وہ جیت جاتے ہیں، پھر ہمارا کام نہیں ہوتا ہے، ہم سے ملتے نہیں ہے، امیر لوگ ہیں، ہمارے غریبوں کا کام نہیں ہوتا ہے، اس کے لیے ہم نے اس غریب کو سپورٹ کی۔ الیکٹیبلز کی اس دوڑ میں نذر محمد کا مقابلے میں آنا اس بات کی گواہی ہے کہ عوام کا جمہوریت پر اب بھی مکمل یقین ہے، بس ضرورت ہے تو ایک رہنما کی۔ کیمرامین عادل زادے کے ساتھ کامران علی، آج نیوز پشاور۔ یہاں پر لیں گے ایک بریک، آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ ویلکم بیک۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں کہ رائے ونڈ ریلوے اسٹیشن پر بنیادی سہولیات کے فقدان سے مسافروں کی مشکلات بڑھ گئی ہیں۔ پینے کا پانی اور اسٹریٹ لائٹس کی عدم موجودگی سے جرائم کی وارداتوں میں اضافہ ہو گیا ہے۔ اسی حوالے سے مزید بتائیں گے آصف نعیم شیخ۔ جی بالکل، میں اس وقت عالمی اہمیت کے ہمر ریونڈ ریلوے جنکشن ریلوے اسٹیشن پہ موجود ہوں، جو کہ لاہور ڈویژن میں سب سے زیادہ آمدن دینے والا ریلوے اسٹیشن ہے۔ اس ریلوے اسٹیشن پر کروڑوں روپے کی لاگت سے ایک نیا پلیٹ فارم اور ریلوے اسٹیشن تعمیر کیا گیا تھا، جس کے ثمرات مسافروں تک نہیں پہنچ پائے۔ ریونڈ ریلوے اسٹیشن کے نصب تمام پانی کے ٹینک جو ہیں ان میں ٹونٹیاں موجود نہیں ہیں۔ اسی طرح اسٹریٹ لائٹس کا نظام جو ہے وہ طویل عرصے سے خراب ہے۔ پلیٹ فارم نمبر 2 اور 3 پر رات کے اوقات میں کئی مسافروں کے ساتھ حادثات رونما ہو چکے ہیں۔ ریونڈ کے مسافر جو ہیں وہ شدید پریشانی کا شکار ہیں۔ ریونڈ سے پورے ملک میں سفر کرنے والے مسافروں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے، جن میں تبلیغی جماعت کے مندوبین شامل ہیں، لیکن وہ رات کے اوقات میں ان کو اسٹریٹ لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مقامی مسافروں نے احتجاج کرتے ہوئے منسٹر ریلوے اور ڈی ایس لاہور سے مطالبہ کیا ہے کہ ریونڈ ریلوے اسٹیشن کے بنیادی مسائل کو فوری حل کروایا جائے۔ جی ٹنڈو محمد خان کے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال میں انتظامیہ کی مبینہ غفلت کے باعث مریض جاں بحق۔ لواحقین کا پریس کلب کے باہر احتجاج جاری ہے۔ مزید بتائیں گے آج نیوز کے نمائندے محمد انصار۔ جی بالکل، ہم اس وقت موجود ہیں ٹنڈو محمد خان پریس کلب کے باہر، جہاں پر ڈسٹرکٹ اسپتال ٹنڈو محمد خان میں گزشتہ روز ڈاکٹروں کی مبینہ غفلت کے باعث انتقال کر جانے والے علی محمد شاہ کے لواحقین اور ان کے مریض جو ہے احتجاج کر رہے ہیں۔ آئیے ان سے بات چیت کرتے ہیں، ان کا کیا کہنا ہے۔ ہمارے ابو کی طبیعت اچانک رات کو 1 بجے خراب ہوئی تو ہم سول ہاسپٹل پہنچے تو ہمیں نہ فرسٹ ایڈ دیا گیا، نہ آکسیجن دی گئی، نہ کوئی ٹریٹ دیا گیا۔ صرف لیٹر ہمارے ہاتھ پہ رکھ دیا گیا کہ بھائی اس کو لے جاؤ۔ ہم نے بولا ہمیں آکسیجن دو، بولا ہمارے پاس ہے ہی نہیں۔ تو ہم نے بولا ٹریٹمنٹ دو، بولا ہمیں کچھ ملتا ہی نہیں، ہمیں آپ کو کیا دیں، تو گھر سے تو نہیں لا کے دیں گے۔ جیسے ہمیں دھکے دے کے نکال دیا، ہمیں کار میں لے گئے، ایمبولینس بھی نہیں دی گئی، پھر ہم کار میں لے گئے، اس نے راستے میں ہی دم دے دیا۔ سول اسپتال ٹنڈو محمد خان کی جو نائل انتظامیہ ہے، یہ اتنا بجٹ آنے کے باوجود بھی یہ کسی غریب عوام کو کوئی ریفرنس نہیں دیتی، کسی کا صحیح معنی کے اندر کوئی ٹریٹمنٹ نہیں چلتا۔ ہماری یہی گزارش ہے اعلیٰ عملداروں سے کہ ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے۔ ڈاکٹروں کو بولا بابا اس کو رات سے تکلیف ہو گئی ہے، اس کو ٹریٹمنٹ دو، گیس دو، کچھ بھی دو۔ بولا ان کو بابا ہمارے پاس علاج نہیں ہے، ان کو اٹھاؤ حیدرآباد لے جاؤ۔ بھائی تم پھر ڈاکٹر کاہے کے ہو؟ ڈاکٹروں کی غفلت کی وجہ سے آئے روز ایسے واقعات پیش آتے ہیں۔ انہوں نے بالا حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ ایسے واقعات کا نوٹس لے کر جو ذمہ دار ہیں ان کے خلاف کارروائی کی